हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। आज हमारा एक नया टॉपिक आएगा ऋग्वेदिक काल। कल की क्लास में हमने वैदिक साहित्य को पढ़ा था, यानी कि हमने वैदिक साहित्य के अंदर वेद है, ब्राह्मण है, आरण्य व उपनिषद, इन चारों को टॉपिक को कवर कर लिया। वह वैदिक साहित्य के अलावा भी हमने जो कि हमारे वेदांग है, स्मृति है, पुराण है, इन सबको हमने कवर कर लिया। और आपके पीछे का जो कि ये वैदिक साहित्य का टॉपिक है, इसकी आपको टेलीग्राम पर क्विज भी मिलेगी और आपको इसका पूरे टॉपिक का पीडीएफ भी मिलेगा। और आपको आपके एनसेट का जितना भी कोर्स हो गया तो आपको संडे की इसकी मैराथन क्लास भी लगेगी, यानी हमारा संडे तक और भी जितना कोर्स हो जाएगा उन सब की आपको मैराथन क्लास मिलेगी। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ऋग्वेदिक काल। हमने जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा कर लिया, वैदिक साहित्य को पढ़ लिया। अब हमारा एक तीसरा नया टॉपिक आता है ऋग्वेदिक काल। तो अगली हेडिंग डालिए ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में दार्शनिकों का कहना है कि ऋग्वेदिक काल में जो कि आर्य हैं वो भारत में आ गए थे। अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग मत हैं कि कोई कहता है कि आर्य तिब्बत से आए थे, कोई कहता है कि मध्य भारत से आए थे, कोई कहता है कि मध्य एशिया से आए थे। तो इन सब की हम एक एक बार राय ले लेते हैं और हमको अब आपके सिलेबस में भी ये सब कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दयानंद सरस्वती हैं, वो कहते हैं कि आर्य जो कि तिब्बत से आए थे। और आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, वो कहते हैं कि आर्य हैं जो कि मध्य भारत से आए थे। इन सबको एक बार देखते हैं। पहले है आपका दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वो कहते हैं कि आर्य हैं जो कि तिब्बत से आए हैं। तिब्बत से आए हैं। एक आपके प्रसिद्ध दार्शनिक है जिसका नाम है मैक्स मूलर। ये कहते हैं कि जो कि आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। मैं आपके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट लेके आई हूं जिसको आपको ये इतने याद करने हैं। एक और है जिसका नाम है गंगाधर झा। ये कहते हैं कि आर्य हैं जो कि मध्य भारत से आए थे। ये कहते हैं कि आर्य हैं जो कि मध्य भारत से आए थे। ये 3 हैं जो कि आपको याद करने हैं। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य है जो कि तिब्बत से आए थे। मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। गंगाधर झा कहते हैं कि आर्य है जो कि मध्य भारत से आए थे। इन तीनों को आपको याद करना है, यानी कि ऋग्वेदिक काल में जो कि आर्य है वो आपके भारत में आ गए थे। तो अब हम ये जो आपके ऋग्वेदिक काल की जो कि आर्यों की दार्शनिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक अभिलेख है जो कि ये आपके जो कि ऋग्वेदिक काल का ये टाइम है, ये आपके है 1500 BC का। ये आप पहले ही लिख लो इसमें, 1500 BC का। ये आपके ऋग्वेदिक काल का ये टाइम पीरियड है आपके। अब आपको ये ऋग्वेदिक काल का एक अभिलेख मिलता है जिसे हम कहते हैं बोजागोई अभिलेख। इन अभिलेख के बारे में देखते हैं कि हमें आर्यों की और कौन कौन सी जानकारी मिलती है। एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगाजकोई अभिलेख। बोगाजकोई अभिलेख है जो कि 1400 BC का है। 1400 BC का है। इसमें कहा जाता है कि जो कि आर्यों की जो कि राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं था। जिसमें ज्यादा शक्ति है वो राजा बनेगा, यानी राजा का पद जो कि वंशानुगत नहीं होता था। जो एकदम
बढ़िया शक्तिशाली है वो ही राजा बनेगा। और इसमें राजा का नाम न लेके इसमें गोप का नाम लिया गया है, गोप या गोप्ता का नाम लिया गया है। कालांतर में वैसे राजा का पद है वो वंशानुगत भी हो गया था। तो इन चीज़ों को हम एक एक को लिखते हैं। और इसमें जैसे कि ऋग्वेद की नदीतमा जो कि एक अभिलेख है जिसमें जो कि सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और आर्य हैं जो कि सप्त सिंधु से आए गए थे, यानी इनकी जो कि मेन यानी महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी थी। ये सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का संगम, जो कि एक आपकी सिंधु हो गई और जो कि 4 या 5 है वो इनकी सहायक नदी हो गई, एक आपकी सरस्वती नदी हो गई। यानी ये सप्त सिंधु से आते हैं, इनकी महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु है और इनकी पवित्र नदी है वो की सरस्वती है। तो इन सब को हम एक एक लिखते हैं कि हमें बोगास कोई अभिलेख से क्या क्या जो कि मिलते हैं। पहला हम देखते हैं कि आर्य हैं वो सप्त सिंधु से आए थे, सप्त सिंधु से आए थे, सिंधु से आए थे। इनकी महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, इनकी महत्वपूर्ण नदी वो सिंधु है। सिंधु है, वह पवित्र नदी वो सरस्वती नदी है। पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख जो कि मिलता है उसमें सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, यानी नदियों की माता कहा गया है। इसे एक लाइन आप कोष्टक में लिख लो कि ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है, नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में इसे नदीतमा कहा गया है। और आर्यों का पद राजा का पद है जो कि वंशानुगत नहीं होता था। आर्यों में राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत नहीं होता था। जिसे अब सीधा लिख लो कि राजा को क्या कहा जाता था, या तो कहते इसे गोप या इसे कहते गोप्ता। कालांतर में है राजा का पद वंशानुगत होने लगा। कालांतर में राजा का पद वंशानुगत होने लगा। और हमें इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, और हमें मिलता है कि जो कि पुरानी नदियां हैं, ऋग्वेद में 5 नदियों का भी उल्लेख मिलते हैं जो कि प्राचीन है। और हमें जो कि ऋग्वेद से मुंजवत पर्वत के बारे में मिलता है, जो हमने पढ़ा था कि मुंजवत पर्वत पर सोमरस का निवास स्थान मुंजवत पर्वत है। और इसमें कुछ अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। पहले एक लाइन ये लिख लो कि ऋग्वेद में जो कि मुंजवत पर्वत का उल्लेख मिलता है। ये तो हमने जो कि ऋग्वेद पढ़ा था तभी हमने लिख लिया था। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो कि हमने एक नदी सूक्त नाम का एक सूक्त पढ़ा था, जिसमें ऋग्वेद में 5 नदियों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी वो भी देखते हैं। आप लिखो कि ऋग्वेद में 5 नदियों का उल्लेख मिलता है। पहली है आपकी अस्किनी। अस्किनी ये उसका प्राचीन नाम है।
नया नाम है इसका चिनाब, या इसे चेनाब भी कहते हैं। दूसरा है वितस्ता, झेलम, और आपकी विपासा, व्यास, सतुद्रु, सतलज। ये आपके नदियां हैं जिसका यानी अस्किनिंग है, जो कि चिनाब है, वितस्ता, झेलम है, विपासा, व्यास है, सतुद्रु, सतलज है। इन 4 नदियों का उल्लेख है जो हमें ऋग्वेद में मिलता है, नदी सूक्त में मिलता है। ये आपके 4 हो गई। अब हम देखेंगे कि कुछ हमें अफगानिस्तान की नदियों का भी हमें उल्लेख मिलता है, वो भी हम देखते हैं। आप अगली लाइन लिखो कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। वो नदियां हैं जिसमें पहली है खुरुम, जिसे आज हम कहते हैं खुर्रम। दूसरा है आपके कुंभा, कहते हैं। अगली है आपकी गोमती, जिसे आज भी हम गोमती कहते हैं। ये कुछ नदियां थी जिसे हम अफगानिस्तान की कुछ नदियां थी जिसे आज हम ऋग्वेदिक काल में इनका उल्लेख भी मिलता है। तो ये था आपके जो कि बाजोगाई का अभिलेख था। अब हम देखते हैं कि आर्यों की स्थिति कैसी थी। पहले हम देखते हैं इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो अगली हेडिंग डालो कि आर्यों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। हम अब आर्यों के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, यानी सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति कैसी थी और राजनीतिक स्थिति इनकी कैसी थी। राजनीतिक स्थिति मैंने आपको अभी बताया कि जो कि राजा का पद है वो वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन बाद में वो कालांतर में वंशानुगत होता गया। और राजा का अभी हमने एक नाम पढ़ा जिसे हम कहते हैं जो गोपता। ये था जो कि राजा का जो कि वंशानुगत पद था। कालांतर में पहले जो भी शक्तिशाली होता वो राजा बनता। तो इन सब को हम लिखते हैं कि राजा का पद है जो कि पहले वंशानुगत नहीं था और फिर क्या है, वंशानुगत होने लगा। और ये तो हमने लिख लिया। और राजा के पास कोई स्थायी सेना तो थी ही नहीं। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होता। जब कोई शत्रु राजा कोई लड़ाई करता तो वो जानवरों से लड़ाई करता था। तो इन सब को हम लिखते हैं कि राजा का पद वंशानुगत नहीं होता। कालांतर में है जो कि वंशानुगत होने लगा। और जो कि राजा है उसे हम कहते हैं गोपता। और जो कि राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती। राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती। स्थायी सेना नहीं होती। राजा है जो कि लड़ाई करता, वो जानवरों से लड़ाई करता। ये आपके जानवरों से लड़ाई करता था, यानी सेना के स्थान पर जानवरों को भेजता।
युद्धकर्ता। तो ये थी जो कुछ आर्यों की जो कि राजनीतिक स्थिति। अब हम इनकी कुछ जो कि शैली है, यानी राजा के पास कुछ गण होते थे, जैसे कोई विद्वत होता, कोई समिति होती, इन सब को हम देखते थे। पहले हम देखते हैं कि पहली हेडिंग डालो आपके राजनीतिक स्थिति में। पहला है आपके विद्वत। ये विद्वत क्या होता था? राजा के पास, मतलब कि राजा के अपरोक्ष में, यानी राजा के विरुद्ध में यह सबसे प्राचीनतम समिति थी। राजा की एक समिति होती थी, वो धन लूट के आपस में धन को बांटते थे, वो होती थी विद्वत, यानी ये सबसे प्राचीनतम समिति है, प्राचीनतम संस्था है। ये विद्वत है जो कि धन लूटने का काम करती थी। धन लूटने का काम करते थे। दूसरी समिति आपकी, दूसरी संस्था है, उसका नाम ही समिति है। ये लोग क्या करते थे? ये लोग राजा के पास जो कि वरिष्ठ या कुलीन लोगों की समिति थी, जो ये समिति थी यानी संस्था थी, वरिष्ठ या कुलीन लोगों की जो कि संस्था थी, उसे हम कहते हैं समिति। तो ये आप लिखो कि वरिष्ठ या कुलीन लोगों की समिति या संस्था, यानी कि आपके विद्वत थी, ये एक प्राचीनतम संस्था थी, ये धन लूटने का काम करती थी। दूसरी आपकी समिति थी, इसमें वरिष्ठ या कुलीन लोग आते थे। इसमें ये जो कि समिति थी, उनका हमें ऋग्वेद में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। इसमें हमें ऋग्वेद में भी इसका हमें उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में इसका हमें उल्लेख जो कि 9 बार इसका उल्लेख मिलता है। आप लिखो तो लिख लो कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख, ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार मिलता है। 9 बार मिलता है। तो ये हो गई आपकी समिति। एक लास्ट और देख लो आप, सभा। सभा में क्या होते थे? सभा में यानी जन प्रतिनिधि होते थे। सभा में जन प्रतिनिधि होते थे, यानी जो कि गांव या जो भी राजा के पास जितना क्षेत्र था, उतने क्षेत्र के सभी लोग आते थे जन प्रतिनिधि में, यानी सभा में। इसका भी हमें ऋग्वेद में, इस सभा का भी हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, जिसका हमें मिलता है 8 बार, यानी समिति का 9 बार, सभा का हमें इसका उल्लेख मिलता है 8 बार। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। जब ये भी हमारे ऋग्वेद का भी हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, तब इसका आपको PDF भी मिलेगा और आपको इसके क्विज भी मिलेगी टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम की जो कि लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।